हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 यानी कि अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बारे में, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, इन सारी चीज़ों को एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और शिक्षण विधियों के बारे में बात करें तो उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करें। देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रयोग है। स्किनर के शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षणिक या फिर शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषता मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से ही संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होगा शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की ही प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला ही एक विज्ञान है। आगे देखिए, अतः हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ जो है ये शिक्षा से, जो कि सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, इसी को ग्रहण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने अधोलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया है। देखिए, दो तथ्य इन्होंने दिए हैं। पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव का व्यवहार ही है, और शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का ही एक संग्रह है। ये दो कथन इनके द्वारा दिए गए हैं, आपको याद रखने होंगे। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली क्या है, कॉल्सनिक के अनुसार कहा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगला देखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्रो एवं क्रो ने कहा है, इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो हम अनुभव करते हैं, जो हम सीखते हैं, इन्हीं चीज़ों का वर्णन इन्होंने किया है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब देखिए, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सार एवं टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। और क्रो एवं क्रो ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जा सकता है क्योंकि यह मानव के व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि से ही निश्चित किए गए सिद्धांत और तथ्य के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रयास करता है। ये इनके द्वारा कथन कहा गया है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक और कार्य तथा कारण के संबंधों पर बल देता है, इसलिए यह निष्कर्षों के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करने के कारण कला की श्रेणी में आता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान को इन्होंने कला की श्रेणी में रखा है, जो मानव जीवन को सुखी बनाता है और प्रयास करता है। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध में जन्म लेने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशवावस्था में ही है। शैशवावस्था इन्होंने कहा है क्योंकि शैशवावस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष के तक की होती है। यही कारण है कि उनके क्षेत्र की सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई हैं। परिणामतः शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों की सामग्री में एक रूपता के दर्शन जो हैं वो अभी दुर्लभ हैं। आर्चर ने यहाँ पर कहा है कि यह बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की कोई नई पाठ्य पुस्तक खोलते हैं तब हम यह नहीं जानते कि उसकी विषय सामग्री संभवतः क्या रहने वाली है।
अब देखिए पहली जो क्षेत्र है पहला वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का है, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उस पर यानी कि बालक पर वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ा है या फिर वातावरण का, और बाद में उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। पहले देखा जाता है कि बालक वंशानुक्रम से ज़्यादा प्रभावित है या फिर वातावरण से, फिर बाद में जब ये जान लिया जाता है फिर बालक का उपचार करते हैं, यानी कि उसका सुधार करने का प्रयास किया जाता है। आगे देखिए विकास यानी कि डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताओं और उनमें होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि परिवर्तनों और उनके अनुरूप प्रदान की जाने वाली शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। ये विकास के अंतर्गत आता है, यानी कि डेवलपमेंट। अब देखेंगे व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल रेफरेंस। संसार में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। मतलब ये है कि व्यक्तिक विभिन्नता में ये है कि जो संसार में कोई भी व्यक्ति वो एक समान नहीं होते, सभी के अंतर्गत कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता होती है सभी के साथ। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेषताएं होती हैं जो उसको दूसरों से अलग करती हैं। व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्न नेताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। बालकों में पाई जाने वाली यह भिन्नता का शिक्षा में बहुत महत्व है। व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार, अस्तर, कारण और उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। यानी कि अगर सभी जो बालक हैं सभी में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाएगी तो हर व्यक्ति के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब देखिए लर्निंग यानी कि अधिगम। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो हम सीखते हैं। अधिगम का दूसरा नाम सीखना होता है, यानी कि जो हम सीखते हैं इसके अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम संक्रमण आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए अगला मनोविज्ञान तत्व, साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल फैक्टर। मानसिक और शारीरिक तत्वों का बालक की शिक्षा पर पड़ते प्रभाव का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। बालक की आवश्यकताओं, मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, थकान, रुचि अरुचि आदि का सर्वांग अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में ही किया जाता है। अब देखिए आगे 6 नंबर का जो क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए, पारिवारिक जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए और स्वस्थ और सामाजिक जीवन जीने के लिए, शिक्षा जगत में उन्नति करने के लिए और व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला देखिए मापन और मूल्यांकन यानी कि मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत परिवर्तनों, शैक्षिक उपलब्धियों और मानसिक योग्यताओं के मापन और मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों का अध्ययन होता है। बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और प्रवणता परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण आदि इसी अध्ययन के विषय हैं। अब देखते हैं पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे सिद्धांतों के आधार पर किया जाए जो बालक के लिए उपयोगी हो और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो और जिससे वह सरलता और सहजता से ग्रहण कर सके। कौन? बालक। अब देखिए शिक्षण विधियाँ। शिक्षा की नवीन विधियों का विकास करना और उसको मान्यता प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन करता है और यह बताता है कि शिक्षण विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बालक अच्छी तरह से ज्ञान अर्जन कर सके।
तो दोस्तों आज की ये क्लास बहुत ही अमेजिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।